हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के इस सेशन में हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन में एक लेक्चर लेंगे और डिस्कस करेंगे वेरियस डायमेंशन ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कि इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसकी कंसेप्ट के बेसिक जो मेन की वर्ड्स हैं वो क्या हैं, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। अगर आपको पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड ट्रस्ट में आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ में आ जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी कि हम रिसेंट के कुछ एक तरीके से एग्जाम्पल्स लेंगे कि भाई पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे लिए जा रहे हैं इस थ्योरी को अप्लाई कैसे किया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में। ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा आज के इस सेशन का। ओके, तो मैं डिटेल में यहाँ पर लेक्चर को शुरू करूँ इससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ में। अगर आपको कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये कुछ ब्रीफ अबाउट मी जो मेरे बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शुरू करेंगे हम आज का डिस्कशन, दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपको पता है ना, जहाँ पे वेरियस स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर दे आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज और सिविल सोसाइटीज़, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ओके, और जैसे कि नेशन स्टेट्स के अपने एजेंडाज होते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उसको सर्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए इंडिया और अमेरिका की बात की जाए तो इनके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो बायलैटरल रिलेशन में नेगोशिएट करते हैं। ओके, अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी थ्योरीज हैं। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी थ्योरीज हैं। यहाँ पर जो हम कुछ पढ़ने वाले हैं वो रहेगी इंटरनेशनल रिलेशन। एक मिनट, ओके, अभी ठीक है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं। आपने लिबरलिज्म सुना होगा, रियलिज्म सुना होगा, स्ट्रक्चरलिज्म सुना होगा, या मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन सुना होगा, या फेमिनिज्म अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन सुना होगा, बहुत कंस्ट्रक्टिविज्म सुना होगा आपने। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वेरियस कंट्रीज, अदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उनका वे ऑफ इंटरैक्शन क्या होता है, उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कौन कौन से वो वे अपनाते हैं या कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। यही तो इंटरनेशनल रिलेशन हुआ। अब इस इंटरनेशनल रिलेशन को समझना कि भाई कंट्रीज आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं, इसको समझने के कई सारे तरीके हैं जिन्हें हम अप्रोच कहते हैं और उन अप्रोचेस के बेसिस पे थ्योरीज बनती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम रियलिज्म को देखें। ओके, रियलिज्म थ्योरी क्या कहेगी कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में सब पावर के लिए लड़ाई करते हैं। ओके, सभी देश क्या करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट जो उनके राष्ट्रीय हित होते हैं उसको अचीव करने की, उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं। ये रियलिज्म अप्रोच है, ये जो रियलिस्ट थ्योरी है वो कहती है। वहीं पर जब हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, राइट, तो आइडियलिज्म क्या कहेगा इंटरनेशनल रिलेशन में कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में हर चीज़ पावर पॉलिटिक्स नहीं होती है, हर एक एक्शन नेशनल इंटरेस्ट से ओरिएंटेड नहीं होता है। यहाँ पर कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। क्योंकि कोऑपरेशन क्यों कर रहे हैं कंट्रीज़? क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी अचीव करना है और इसके लिए वो कोऑपरेट भी करती हैं। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जैसे रियलिस्ट थ्योरी कह रही है। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज हो गए, अप्रोचेज हो गए। उसी में से अब पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी आती है। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो कहेंगे कि भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, उनको क्रिटिसाइज करेगा, उनके लिए क्रिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करेगा। क्योंकि एग्जिस्टिंग थ्योरीज कहेगी भाई सच ये है कि पावर कॉन्फ्लिक्ट है,
जैसा कि रियलिज्म कह रहा है, आइडियलिज्म कह रहे हैं नहीं भाई कोऑपरेशन है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहेगा ये दोनों ही थ्योरीज ना हमें ट्रुथ नहीं बता रही हैं, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को ये यूनिवर्सल बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं, जबकि ट्रुथ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। ट्रुथ के कई सारे मायने होते हैं, ट्रुथ कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, तो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी क्या करेगा कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उनके लिए एक तरीके से क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये इसमें किस तरीके से ट्रुथ को स्पीक आउट किया जा रहा है या कम्युनिकेट किया जा रहा है। सिंपल सा मीनिंग हो गई। अगर अभी बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया हो, एक बेसिक आइडिया लग गया होगा इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरीज किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी आपका लेट 1960s या 70s में कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंच फिलोसफर्स के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसमें से आप नाम ले सकते हो जैक डेरिडा का, माइकल फुकोल्ट का, लियोटार्ड एंड अदर्स, जो फिलोसफर्स थे जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को डेवलप किया। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी क्या है, एक तरीके से क्रिटिकल थ्योरी है जिसका एम है कि एक तरीके से जो मॉडर्न फिलोसफी हैं ओके उनके लिए एक रेडिकल क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना। अब रेडिकल क्रिटिसिज्म में क्या होगा, हम क्यों इसे क्रिटिकल थ्योरी कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पोस्ट मॉडर्न थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी है, तो ये क्यों क्रिटिकल थ्योरी है, हम इसे क्रिटिकल थ्योरी क्यों कह रहे हैं, या बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी होती क्या है। ओके, तो वो थ्योरी जो प्रीवियस नॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम है उसको डीकंस्ट्रक्ट करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है। डीकंस्ट्रक्ट आप भाई क्वेश्चन करोगे, सिंपल से जैसे मान लीजिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई नैरेटिव है ओके, जैसे मान लेते हैं हम कि वुमेन क्या है, वो परिवार की मुखिया नहीं हो सकती। सिंपल सा एक हम अपने सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं कि भाई जो फैमिली हेड होगा वो मेल होगा और जो प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो वुमेन को नहीं दिए जाएंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल हमारे आसपास के समाज में जो ये एग्जिस्ट करता था, राइट। तो अब ये क्या है, ये एक एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम हो गया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहेगा कि भाई आप इस एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम को चैलेंज करो, डीकंस्ट्रक्ट करो, क्वेश्चन करो कि भाई क्यों नहीं वुमेन को हम प्रॉपर्टी राइट्स दे सकते, या जो एक परिवार का या जो फैमिली हेड है वो वुमेन क्यों नहीं हो सकती, मेल ही क्यों होगा, या प्रॉपर्टी राइट्स मेल को ही क्यों ट्रांसफर होंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं, डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक नया थॉट हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, एक नया नैरेटिव प्रोवाइड करेंगे बाय क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्या करेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जेंडर इनइक्वालिटी है, हमें वुमेन को भी प्रॉपर्टी राइट्स देना होगा, जो फीमेल है वो भी फैमिली हेड बन सकती है, जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई। तो ये क्या हो गया, न्यू थॉट्स हो गया, न्यू नैरेटिव हो गया, जो हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट किया, क्वेश्चन किया, चैलेंज किया, क्रिटिसाइज किया, और हमने एक नया थॉट यहाँ पर प्रोवाइड किया, एक ऑल्टरनेटिव नॉलेज सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया कि नहीं भाई वुमेन को भी प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाए। तो ये सिंपल सी मीनिंग है आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी की। इंटरनेशनल रिलेशन में जितने भी कंसेप्ट, जितनी भी थ्योरीज, जितने भी अप्रोचेस थे, उनको इसी तरीके से क्वेश्चन किया गया। जो भी पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जो भी थ्योरिस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म को सपोर्ट करते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जिसे ये प्रीवियस नॉलेज आप कह रहे हो, उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं, और एक नया थॉट, एक नया वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। गेटिंग इट। अब ये नए में जो इंटरनेशनल रिलेशन में ये जो न्यू थॉट्स हो गए ना, इसके फीचर्स क्या होंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच किस बात पर जोर देगा, एम्फसाइज करेगा कि भाई रोल ऑफ लैंग्वेज को भी एक्नॉलेज किया जाए, रोल ऑफ कल्चर को एक्नॉलेज किया जाए। अब जो ये पावर का कंसेप्ट है,
उसमें लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटीज़ किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं पावर को शेप करने में। यह इंटरनेशनल रिलेशन में जो मान लीजिए कंट्रीज़ आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे थे यूएसए और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन का। तो यूएसए और इंडिया का जब बायलैटरल रिलेशन हो रहा है, जब इनका इंटरनेशनल इंटरैक्शन हो रहा है, तो इसमें लैंग्वेज का रोल क्या है, इसमें कल्चर का रोल क्या है, ओके, और ये कैसे इन दोनों के बायलैटरल रिलेशन को शेप कर रहा है, ओके। ये एक तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी का, इसने ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के आइडिया को रिजेक्ट किया। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ओके जस्ट अ सेकेंड, कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या है, इसको यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि भाई ऐसा अल्टीमेट ट्रुथ कुछ भी नहीं होता है, ओके। जो ट्रुथ है आपका, अब ये सब क्या है, ये एक रिलेटिविस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। हम किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को ध्यान में रखकर हम उस चीज़ को समझते हैं, ओके। सो दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एंड यूनिवर्सल लॉज, कि भाई कोई भी लॉ यूनिवर्सल लॉज नहीं होता। जैसे हम एक एग्जांपल क्या ले रहे थे कि रियलिज्म में क्या कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में पावर पॉलिटिक्स सब कुछ है। आपने हंस जे मॉर्गेनथाउ को पढ़ा होगा, E.H. कार को पढ़ा होगा, वो सब क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर सब कुछ है, पावर पॉलिटिक्स ही चलती है इंटरनेशनल रिलेशन में। और इस पावर का यूटिलाइजेशन क्या होता है, जो देश हैं वो अपने राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय हित हमारे सेफ रहें और उनके आधार पर पॉलिसीज बने। गेटिंग इट? तो ये क्या है, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कहते हैं कि ये इसको यूनिवर्सल लॉ बनाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा नहीं है। पावर पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब क्या है, रिलेटिविस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ओके। यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है कि भाई पावर पॉलिटिक्स ही सब कुछ है, या कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो ये हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में समराइज करते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। इसको अगर हम समराइज करें और देखें कि पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी में क्या क्या की कंसेप्ट हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कीवर्ड आपको निकल कर आता है, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन क्या था? पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप चैलेंज करो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नैरेटिव्स हैं, जो नॉलेज सिस्टम है, उसको चैलेंज करो। चैलेंज का मतलब है क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि जो फीमेल्स हैं या वुमेन हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेगा, ये सोसाइटी में एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है। तो इसको आप क्वेश्चन करो, इसको डीकंस्ट्रक्ट करो कि क्यों नहीं मिल सकता। So challenge the existing narratives in order to reveal the hidden power structure। जब आप चैलेंज करोगे तो आप देखोगे कि उसके पीछे एक हिडन पावर स्ट्रक्चर है। जैसे कि फीमेल को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, इसके पीछे पावर स्ट्रक्चर क्या है? पैट्रियार्की, पुरुषवादी सोच, पुरुषवादी समाज, वो उसके पीछे एक हिडन पावर स्ट्रक्चर है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी के जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू आप ये समझ पाएंगे, आप ये रिवील कर पाएंगे कि भाई हिडन पावर स्ट्रक्चर क्या है। और जो हिडन पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम को बनाए रखते हैं ताकि उनके इंटरेस्ट पूरे होते रहें। पुरुषवादी जो समाज है या पावर स्ट्रक्चर है वो इस नैरेटिव्स को बनाए रखना चाहते हैं कि भाई वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इसमें उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स हैं, ओके, जैसे कि मान लीजिए यूएसए की हेजेमनी या यूएसए का जो पावरफुल पोजीशन है दुनिया में, तो ये क्या है, उसके पीछे जब आप क्वेश्चन करोगे, डीकंस्ट्रक्शन करोगे, तो आप पाओगे कि उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है, कुछ हिडन नेशनल इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। गॉट इट? तो डीकंस्ट्रक्शन वाला कंसेप्ट समझ में आया कि ये क्यों ज़रूरी है।
पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि भाई हमें एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम या एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स को डीकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, तभी आप जो ट्रूथ है उसको फाइंड आउट कर पाओगे, जो हिडन एजेंडा है, हिडन रियलिटी है, उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है करना। नेक्स्ट की कंसेप्ट है यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी में आइडेंटिटी। ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें रोल ऑफ लैंग्वेज या रोल ऑफ आइडेंटिटी या रोल ऑफ डिस्कोर्स या रोल ऑफ कल्चर को हमें समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से ये जो रियलिटीज़ है उसको शेप कर रही है। नेक्स्ट है एपिस्टिमोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी बेसिकली क्या होता है, एक बिलीफ सिस्टम या नॉलेज सिस्टम होता है। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो नॉलेज है ना, ये ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड होता है, हमेशा बनाया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। ओके, और जिसका कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, मतलब आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को। आप जैसे मान लीजिए कहा हमने कि फीमेल को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाएंगे, अब इसका कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है? आप इसको कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं? किस तरीके से आप इम्पीरिकल डाटा लाओगे, किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स लाओगे कि आप इसको वेरीफाई करोगे कि हाँ ये कंक्लूजन निकला, वेरीफाई कर दिया कि भाई फीमेल को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाएंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि एपिस्टिमोलॉजी पोस्ट मॉडर्निज्म में काम कैसे करती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि जो नॉलेज सिस्टम होता है, जो नैरेटिव्स होते हैं ना, वो हमेशा बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एक आइडिया के आधार पर। ओके, और क्योंकि उसके पीछे हिडन पावर स्ट्रक्चर है और इस हिसाब से उसको इस तरीके से कम्युनिकेट किया गया कि वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ लगता है, जबकि वो होता नहीं है और ना ही वो यूनिवर्सल नॉलेज होता है। जैसे कि रियलिज्म में क्या था कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट द पावर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। ओके, ये एपिस्टिमोलॉजी वाला समझ में आया कंसेप्ट। नेक्स्ट है डिफरेंसेस। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी होती है ना, डिफरेंसेस का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस इन द आइडेंटिटीज, डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज, डिफरेंसेस इन द डिस्कोर्स, डिफरेंसेस इन द कल्चर। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कहते हैं कि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज को पढ़ते हैं, समझते हैं या इंटरनेशनल थ्योरीज बिल्डअप करते हैं, तो हमें अवेयर, इस बात से ज़रूर अवेयर होना चाहिए कि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हमारा अपना पर्सपेक्टिव क्या है रियलिटी को समझने के लिए। मतलब डाइवर्सिटी, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स जो होंगे रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने की ज़रूरत है। भाई हमारे कल्चर की वैल्यूज़ कुछ और है, जिनके हिसाब से रियलिटीज़ कुछ और है। हर एक सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी कल्चर होता है, अपना डिस्कोर्स होता है। ओके, तो इस तरीके से इस डिफरेंसेस को इंक्लूड करना, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस डिफरेंसेस को आज आप समझ पाएंगे तो आप पाएंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता है, कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के आधार पर नरेट किया जाता है। तो ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, मैं इतना मानकर चल रही हूँ। यहाँ पर अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो लेट मी एडजस्ट दिस स्लाइड, जिससे कि आपको एक मिनट शायद ये वाली स्लाइड आपको उतनी विजिबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ जिससे कि आपको ये क्लैरिटी आ जाए स्लाइड की। नाउ दिस इज़ क्लियर ना, आई होप इट वुड बी क्लियर नाउ। ओके, तो ये हो गए की कंसेप्ट, डिस्कंस्ट्रक्शन, आइडेंटिटी, डिफरेंसेस एंड एपिस्टिमोलॉजी। इन चारों की कंसेप्ट को यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करके पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एरियाज में आते हैं, क्रिटिक्स पे। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को बहुत सारे नैरेटिव्स या जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज थी ना इंटरनेशनल रिलेशन की, उनसे चैलेंजेस मिले। भाई जब आप एग्जिस्टिंग नैरेटिव को क्रिटिसाइज करना शुरू करोगे
आपको चैलेंजेस मिलने स्वाभाविक हैं। जैसे कि मान लीजिए जिस दिन समाज में आप वुमेन राइट्स की बात करना शुरू कर दिया की गई होगी, जिस टाइम पीरियड में, भाई ये तो बहुत पहले शुरुआत हो गई थी जेंडर इक्वालिटी के, वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट्स का, या वुमेन के जितने भी राइट्स हैं, या पैट्रियार्कल सोसाइटी को जिस दिन क्वेश्चन किया जाना शुरू किया गया होगा, उस दिन मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी होगी, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी, उससे ज़रूर उन्हें रिएक्शन मिला होगा और क्रिटिसाइज़ किया गया होगा। तो उसी तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी ने जब मेन स्ट्रीम थ्योरीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया इंटरनेशनल रिलेशन में, तो एक बहुत ह्यूज वे पे रिएक्शन मिला और क्रिटिसाइज किया जाने लगा पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को। जैसे कि मार्क्सिस्ट क्रिटिक हम पहला कंसीडर करेंगे। मार्क्सिस्ट क्रिटिक कहेंगे कि भाई ये जो थ्योरी है ना, जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, ये लैंग्वेज पे रिलाई कर रही है, ये डिस्कोर्स पे रिलाई कर रही है इन कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करने पे। और पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी में कहीं भी रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक्नॉलेज नहीं किया, इसने इग्नोर कर दिया है, ओवरलुक कर दिया है, और इस हिसाब से ये थ्योरी बेसलेस हो जाती है। ये मार्क्सिस्ट क्रिटिक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आता है ग्रुप रियलिस्ट क्रिटिक। रियलिस्ट क्रिटिक जो रियलिटी पे विश्वास करते हैं, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी थी वो, या थ्योरिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता, कुछ भी यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। तो रियलिस्ट क्रिटिक कहते हैं कि ये क्या मजाक है। रियलिस्ट क्रिटिक कहेंगे कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, इसने आइडेंटिटी को ज़्यादा एक्नॉलेज किया है, एम्फेसाइज किया है, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, पावर पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको इग्नोर कर दिया है। रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट द पावर पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के द्वारा इग्नोर किया गया। भाई इंटरनेशनल रिलेशन में है क्या, रियलिस्ट कहते हैं पावर पॉलिटिक्स है, नेशनल इंटरेस्ट है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी ने यही इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में ही बात नहीं किया, तो ये बेकार है, यूजलेस है, बेसलेस है। वहीं दूसरी तरफ एपिस्टेमोलॉजिकल क्रिटिक की अगर हम बात करें, तो ये कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी क्या है, इट इज़ नॉट रिगरस, यहाँ पे मेथडोलॉजी की क्लैरिटी नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो एम्पिरिकल रिसर्च कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें कोई क्लियर मेथडोलॉजी नहीं है, आप कैसे रिसर्च करके लाओगे। ओके, तो ये कहते हैं कि इस हिसाब से ये जो थ्योरी है वो इनकम्प्लीट है। दूसरी तरफ प्रैक्टिकल क्रिटिक। प्रैक्टिकल क्रिटिक में बहुत सारे क्रिटिक आते हैं जो कहते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आने वाली है, आप इसे अप्लाई कैसे करोगे। और जो प्रैक्टिकल क्रिटिक हैं, ये कहते हैं कि भाई पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी ने कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं दिया है इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लिए। भाई थ्योरी का काम क्या होता है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड करो जितने भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थ्योरी का मेन एम क्या होता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, कि भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करो, उनको सॉल्व करो। तो प्रैक्टिकल क्रिटिक कहते हैं कि एक तो पहली बात कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, हम इसको सोसाइटी में या हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, हम इसमें एक्शन कैसे लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी फेल्स टू ऑफर एनी कंक्रीट सोल्यूशन टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम। अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, इसके लिए सोल्यूशन देने में फेल रही है, ऐसा क्रिटिसाइज किया गया प्रैक्टिकल क्रिटिक के द्वारा। तो ये क्रिटिसिज्म आपको समझ में आए कि किस तरीके से ह्यूज रिएक्शन मिलता है पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को एक तरीके से एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो जितने भी एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम थे, जितनी भी थ्योरीज थी, उन सबके सपोर्टर्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी ने जितनी भी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही थी उनको क्वेश्चन किया, तो स्वाभाविक सी बात है रिएक्शन मिलेगा। तो ये क्रिटिक वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म का। अब हम थोड़ा सा समझने प्रैक्टिकल वे पे समझते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है, पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी का एप्लीकेशन कैसे होता है, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो थ्योरेटिकल पोर्शन की। हमने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया है अभी तक। ओके, थ्योरी में भाई कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी, इसके की कंसेप्ट क्या हैं, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्कॉलर्स कौन सा है, थ्योरी पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है।
अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्लियर करते हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, इसके लिए एक एप्लीकेशन वाला पोर्शन देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं। आप कैसे कहोगे कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी का एग्जाम्पल है बेसिकली। तो पहला है आपका लिंग्विस्टिक एनालिसिस। तो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहती है कि भाई हमें क्या करना है। हमने देखा ना कि भाई रोल ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ डिस्कोर्स या रोल ऑफ आइडेंटिटी या रोल ऑफ कल्चर को एक्नॉलेज करना चाहिए जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कहते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशन समझना है ना कि किस तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी अप्लाई हो रही है, तो आप जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं ना, उनकी लैंग्वेज को या उनके द्वारा यूज़ किए गए नैरेटिव्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए। ओके, अब फिर उसके पीछे आप देख पाएंगे कि भाई रियल जो हिडन पावर स्ट्रक्चर या रियल इंटरेस्ट क्या है। अब जैसे एक सिंपल सा, जैसे अभी आपने रिसेंट में, पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जिनको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, तो यूएसए और इंडिया की अगर बात करें तो रिसेंट के बायलैटरल रिलेशन आप देखोगे तो यूएसए ने बहुत ज़्यादा प्रेज किया इंडिया को कि ना, जैसे कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, दिस इज़ नेचुरल, राइट, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी नैरेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। यूएसए और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन की टर्मिनोलॉजी आप देखिएगा, उसमें कहेंगे कि हम नेचुरल पार्टनर्स हैं। अब इस तरीके के ये जो नैरेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसको आप अगर इसको एनालाइज करोगे, इस लैंग्वेज और डिस्कोर्स को, तो आप इसके पीछे जो हिडन पावर स्ट्रक्चर है या इंटरेस्ट है उसको रिवील कर पाओगे। अब यहाँ पर हिडन एजेंडा या हिडन इंटरेस्ट एक आपको समझ में आता होगा कि भाई जो चाइना को जिस तरीके से असर्टिवनेस चाइना की बढ़ रही है, जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक एरिया में या इंडियन ओशियन एरिया में यूएसए को इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए। तो ये एक हिडन इंटरेस्ट है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि इस तरीके के नैरेटिव्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस करिए, आप जो नैरेटिव्स हैं, जो डिस्कोर्स हैं, जो लैंग्वेज है, उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई जो हिडन पावर स्ट्रक्चर या हिडन इंटरेस्ट क्या है। गॉट इट? लिंग्विस्टिक एनालिसिस ये एक एप्लीकेशन है। दूसरा है क्रिटिकल पेडागॉजी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहती है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और स्टूडेंट को इनकरेज कर सकते हैं कि भाई जो मेन स्ट्रीम बिलीफ है उसको क्वेश्चन करो, उसको चैलेंज करो और अपने ओन एजम्पशंस के आधार पर रियलिटीज़ को जानने की कोशिश करो। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट आईआर पर एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहती है कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी, क्योंकि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करेंगे, डिफरेंसेस एंड चैलेंज करेंगे पैट्रियार्कल नॉर्म्स को एंड पावर स्ट्रक्चर को सोसाइटी में। ओके, ये हम मैंने एग्जांपल पैट्रियार्कल नॉर्म्स का ऑलरेडी लिया हुआ है, आपको एक्सप्लेन उसी के आधार पर मैंने इस थ्योरी को किया है। तो ये उनके एप्लीकेशन या उनके बहुत काम की चीज़ हो सकती है पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी, जहाँ पर वो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को चैलेंज करेंगे, जहाँ पर रोल ऑफ वुमेन को बहुत लिमिटेड रखा गया है या रोल ऑफ वुमेन को जो जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो उसके पीछे हिडन पावर स्ट्रक्चर या रियलिटी क्या है उसको समझा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया फेमिनिस्ट आईआर। तो एप्लीकेशन हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। अगर कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट को हम एग्जाम्पल के रूप में लें, तो जो थ्योरी है पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी की हेल्प से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल एक्टर्स क्या करते हैं, आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये जस्टिफाई करते हैं कि जो उनका मिलिट्री इंटरवेंशन है वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये सही था, हमारे पूरे इंटरनेशनल पीस या स्टेबिलिटी के लिए ये मिलिट्री इंटरवेंशन सही था, उसको जस्टिफाई करते हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के की कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो समझ पाओगे कि भाई ये जस्टिफिकेशन क्यों दिया गया, इसके पीछे हिडन इंटरेस्ट क्या थे। वहीं दूसरा एग्जाम्पल आप क्लाइमेट चेंज ले सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट कल्चर और सोसाइटीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं
फॉर द इन्वायरमेंट, कि भाई इन्वायरमेंट के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स उन्हें कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इसको समझ सकते हो। ओके, और इस तरीके से आप देखोगे कि जो कोऑपरेशन है उसको पाने में प्रॉब्लम्स होगी। देन पैंडेमिक रिस्पॉन्स, अभी रिसेंट में हम लोगों ने कोविड-19 पैंडेमिक को फेस किया सभी ने। ओके, तो यहाँ पर जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है ना, वो कहती है कि आप कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जाम्पल ले लो। आप देखोगे कि कोविड-19 के दौरान किस तरीके से जो स्टेट्स हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट किया और अपने जो हिडन इंटरेस्ट थे उसको कैसे दिखाया। यहाँ पर किस तरीके से आप देखोगे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो ग्लोबल कोऑपरेशन एंड सॉलिडेरिटी है वो अफेक्ट होती है। भाई आपने जो आइडियलिज्म की थ्योरी है वो क्या बात करती है कि भाई यहाँ पर हम कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, हमें सॉलिडेरिटी, भाईचारा देखने को मिलता है इंटरनेशनल रिलेशन में। बट व्हाट अबाउट जब कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम सिचुएशन हुई, आप देखोगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स को शट डाउन कर लिया। ग्लोबलाइजेशन उस टाइम पे जिस तरीके से चैलेंज फेस किया था, या ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है पूरा, या सप्लाई चेन सिस्टम है, उस तरीके से किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कहते हैं कि कहाँ गया था ग्लोबल कोऑपरेशन उस टाइम पे, क्यों नहीं पूरी दुनिया ने सॉलिडेरिटी दिखाई थी पैंडेमिक से लड़ने के लिए, क्यों नहीं ग्लोबल कोऑपरेशन देखने को मिला था। ओके, तो पैंडेमिक रिस्पॉन्स हमें दिखाता है। पैंडेमिक रिस्पॉन्स को अगर आप सही से एनालाइज करो तो आप पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को समझ सकते हैं। ओके, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के। आप ग्लोबल गवर्नेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी एंड पावर से रिलेटेड एरियाज में, देन नेटवर्क वर्ल्ड। अब ग्लोबल गवर्नेंस जैसे कि हम जो हमारी डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चरल बेसिस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज बेसिस पे हो, चाहे वो इंटरेस्ट बेसिस पे हो, चाहे वो आइडेंटिटी के बेसिस पे हो, तो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को फ्यूचर इम्प्लीकेशन आप ऐसे कर सकते हो कि जब भी ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड नॉर्म्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, या ग्लोबल गवर्नेंस की पॉलिसीज डिज़ाइन की जाएं, तो हम उसमें इस चीज़ को इंक्लूड कर सके कि भाई हम डाइवर्सिटी कैसे लाएं। इस पे कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बनाए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बनाने की कोशिश ना करें। बेसिकली हम यहाँ पे इंक्लूसिवनेस है उसको कैसे यहाँ पर एक्नॉलेज करें या कंसीडर करें। तो अगर आपको डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटीज़ एंड इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करना है ग्लोबल गवर्नेंस पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पर ये यूज़फुल हो सकती है। अब जैसे ग्लोबल गवर्नेंस, आप क्लाइमेट चेंज को ले लो। क्लाइमेट चेंज में डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनके इंटरेस्ट को इसमें कैसे शामिल किया जाए। ओके, ये ग्लोबल गवर्नेंस हो गया। देन टेक्नोलॉजी एंड पावर्स। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहती है कि हमें ये देखना होगा कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक, ये कैसे चैलेंज करने वाला है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी को, कैसे चैलेंज करेगा डिफरेंसेस को, पावर डायनामिक्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स को, ये देखने वाली बात रहेगी। इसमें आपको पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा। थर्ड, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नेटवर्क वर्ल्ड में आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो, या इसको कैसे यहाँ पर हम एक्शन में ले सकते हैं। ओके, सो जो नेटवर्क से फ्यूचर्स में ग्लोबल नेटवर्क वो कैसे शेप कर रहा है कि पावर की अंडरस्टैंडिंग को, हमारी आइडेंटिटीज़ को। भाई जब पूरा दुनिया एक नेटवर्क्ड वर्ल्ड बन जाता है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं सभी से, अब इस टाइम पे आप अपनी आइडेंटिटीज़ कैसे लोग रखते हैं, किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। अब अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें, जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी था, की कंसेप्ट्स थे, एग्जाम्पल्स थे, एप्लीकेशंस था, चैलेंजेस थे, देन क्रिटिसिज्म्स थे, तो आप ये इसको सिंपली कंक्लूड कर सकते हो कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है इसने वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पर ऑफर करती है, जिसके थ्रू हम एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और ऑल्टरनेटिव वेज ऑफर करते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का हो, जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसको हम एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफर कर रही है ये थ्योरी। दो कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं,
बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं, बट स्टिल ये थ्योरी अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सारे वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। ओके, सो ओवरऑल ये आप इसका क्लोजिंग डिस्कशन या क्लोजिंग कमेंट्स दे सकते हो या कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकते हो। आई होप कि आपको पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी समझ में आई होगी यहाँ पर, और कैसा लगा आज का ये डिस्कशन और लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आपकी क्वेरीज में वहाँ पर भी एड्रेस कर लूँगी। और यस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।